हेलो एवरीवन। ये देखिए हमारा जो चैप्टर चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का है, वीडियो नंबर 2 है। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने बात किया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्टेंट्स दैट इज प्रोडक्ट क्या होता है। फिर हमने केमिकल रिएक्शन का प्रॉपर्टीज यानी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था। आज हम स्टडी करेंगे केमिकल इक्वेशन क्या है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे ले लेते हैं कि रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। हम रिएक्शन किस के बीच कराते हैं, जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के 2 वे है। पहला वे है कि यहाँ पर जिंक, तो यहाँ पर लिख देंगे जिंक, किससे हमको रिएक्शन करवाना है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये प्लस साइन हमको रिप्रेजेंट करता है कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिएक्शन कर रहे हैं। और रिएक्शन के ये एरो मतलब रिएक्शन के आफ्टर हमारा जो न्यू सब्सटेंस है वो राइट साइड में बन रहे हैं। तो यहां से हमको जिंक और सल्फ्यूरिक, तो यहाँ हमको मिलेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन हमको मिलता है। तो ये जो इक्वेशन है ये किसके टर्म में है, वर्ड के टर्म में। दिस इक्वेशन इन द टर्म ऑफ वर्ड इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। इसको हम क्या बोल देंगे, वर्ड इक्वेशन, क्योंकि ये वर्ड के टर्म में है इसलिए इसको वर्ड इक्वेशन कहा जाएगा। और सेकेंड हमारा वे है, जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला यानी जिंक हाइड्रोजन सल्फेट से क्या करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड से क्या कर रहा है, रिएक्शन। तो हमको मिलेगा ZnSO4 और मिलेगा हमको हाइड्रोजन गैस यानी H2। तो ये जो जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है ZnSO4 और हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2। तो ये जो दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन किसके टर्म में है, दिस इक्वेशन इन द टर्म ऑफ सिंबल। यह इक्वेशन किसके टर्म में है, सिंबल के टर्म में, एंड फॉर्मूला इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जब वर्ड इक्वेशन को सिंबल एंड फॉर्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर हमने रिएक्शन करवाया किसके किसके, जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड के बीच। तो जब जिंक का हम जानते हैं फॉर्मूला सिंबल होता है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, जिंक सल्फेट का होता है ZnSO4 और हाइड्रोजन का होता है H2। तो इसको हमने सिंबल एंड फॉर्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन। व्हेन इसका डिफिनेशन,
ऐसे हम लिखेंगे कि when a chemical reaction रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, जब एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं किसके फॉर्म में, सिंबल एंड फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, सिंबल और फार्मूला ऑफ किसका, रिएक्टेंस एंड प्रोडक्ट, तो हमको क्या मिलता है, केमिकल इक्वेशन। तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोल देंगे, केमिकल इक्वेशन। इसके नेक्स्ट बात करते हैं हम कि केमिकल इक्वेशन दो टाइप का होता है, एक होता है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन और सेकंड होता है अनबैलेंसिंग, यानी उसको बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। हम वन बाय वन यहाँ पर केमिकल इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन एराइज होगा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड, इसको बोलते हैं अनबैलेंस को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे जिंक को रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, तो रिएक्शन का आफ्टर हमको मिलता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन मिलेगा हमको। तो यहां पर देखिए, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंस और इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंस में तो यहाँ पर एलिमेंट हमारा कौन कौन है, एलिमेंट है हमारा Zn और है हाइड्रोजन और है सल्फर और है ऑक्सीजन। नंबर ऑफ एटम इन किसमें, रिएक्टेंस और नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले हम रिएक्टेंस में देखेंगे, तो जिंक हमारा रिएक्टेंस में कितना है, 1 है। और जो हमारा हाइड्रोजन का एटम है रिएक्टेंस में 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। सल्फर रिएक्टेंस में 1 है यानी 1, और ऑक्सीजन मेरा कितना है, 4 है, 4। और अब प्रोडक्ट में हम देखेंगे, तो प्रोडक्ट में जिंक का नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में कितना है, जिंक का 1 है। हाइड्रोजन हमारा कितना है, 2 है। सल्फर कितना है हमारा, 1 है। और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। तो यहाँ पर देखिए, रिएक्टेंस का एटम और प्रोडक्ट का एटम, जो एलिमेंट का एटम है वो रिएक्टेंस एंड प्रोडक्ट का दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। जब नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंस एंड नंबर ऑफ एटम ऑफ द प्रोडक्ट्स of each element are equal in both sides. Each element such equation in which number of atom in reactants and products are equal is called balanced chemical equation. तो ऐसे इक्वेशन को क्या बोल देंगे, बैलेंस इक्वेशन। ठीक। और सेकेंड हमारा होता है अनबैलेंस्ड, दैट इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड हमारा क्या होगा, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो रिएक्शन बिटवीन, या लिख देते हैं व्हेन हाइड्रोजन बर्न इन एयर, जब हाइड्रोजन को एयर में बर्न किया जाता है
तो टू फॉर्म वाटर, तो रिएक्शन के बाद हमको क्या मिलता है, वाटर मिलता है। तो हाइड्रोजन का होता है फॉर्मूला H2, ऑक्सीजन का होता है O2 और हमको क्या मिल जाएगा, वाटर H2O। तो यहाँ पर देखिए तो एलिमेंट हमारा क्या है, एलिमेंट है हाइड्रोजन और क्या है, ऑक्सीजन। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में LHS इसको लिख देते हैं, यानी ये रिएक्टेंट्स, और RHS लिख देते हैं यहाँ पर, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, डेट इज ये हो गया प्रोडक्ट और ये हो गया हमारा रिएक्टेंस। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन रिएक्टेंस में LHS, हाइड्रोजन कितना है नंबर एटम 2, ऑक्सीजन का कितना है 2, लेफ्ट प्रोडक्ट में RHS में हाइड्रोजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितने हैं 1। तो यहाँ पर देखिए तो हाइड्रोजन का एटम तो इक्वल है रिएक्टेंस एंड प्रोडक्ट का, बट ऑक्सीजन का एलिमेंट क्या है, इक्वल नहीं है। यहाँ पर 2 है एलिमेंट और यहाँ ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट है, 1 एटम है, इसलिए इस ऐसे इक्वेशन को क्या बोल देंगे, अनबैलेंस इक्वेशन। सच इक्वेशन ऐसा इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड अनबैलेंस या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ऐसे इक्वेशन को क्या बोल देंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसके अगेन हम बात करेंगे अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था कि जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है तो हमको वाटर मिलता है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन का एटम था वो तो इक्वल था, बट ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है बट यहाँ पर 1 है, तो इसको बोलते थे हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। क्यों किया जाता है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि जो मैटर होता है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो मैटर होता है न तो उसको क्या किया क्रिएट किया जाता है, न तो उसका डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, दोनों के डेट इज। इसका कहने का मतलब है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का बैलेंस करने का मतलब है कि डेट इज टोटल मास ऑफ जो रिएक्टेंट्स का टोटल मास जो होता है केमिकल रिएक्शन में वो किसके इक्वल होता है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। इसलिए हमको केमिकल इक्वेशन को क्या करना पड़ता है, बैलेंसिंग करना पड़ता है। यही कारण है कि केमिकल इक्वेशन को हमको बैलेंसिंग करना पड़ता है। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि हाइड्रोजन को रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन to form हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन के बाद जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है। जैसे हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2, क्लोरीन का होता है Cl2 और हम रिएक्शन के बाद हमको मिलेगा HCl। तो यहाँ पर इक्वेशन यहाँ पर देखिए एलिमेंट यहाँ लिख लेते हैं। एलिमेंट पहले कैसे बैलेंस किया जाता है, सबसे पहले क्या किया जाता है, इसको बॉक्स द्वारा बना लीजिए, बॉक्स से इसको क्या कीजिए बना दीजिए और घेर दीजिए। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखेंगे एलिमेंट हमारे कौन कौन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। और LHS में हमारे हाइड्रोजन के कितने एटम हैं 2, यानी इसको LHS बोलेंगे रिएक्टेंट्स को, और क्लोरीन के कितने हैं 2। और RHS में डेट इज प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट हैं 1 और क्लोरीन के कितने हैं
2 1। क्लोरीन के भी प्रोडक्ट में कितने हैं 1। तो ये तो अनबैलेंस्ड है, इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा? तो RHS में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हाइड्रोजन में, तो यहाँ पर 2 लिख दिया जाएगा, डेट इज 2 into 1। जैसे कैसे मैथमेटिक्स में 3 into x यानी 3x यानी कितने x हैं 3x प्लस x प्लस x इक्वल टू 3x। सच वैसे 2 को हाइड्रोजन मिलेंगे H प्लस H यानी 2H। यहाँ पर कोफिशिएंट वैल्यूज है, तो यहाँ पर 2H यानी 1 into 2 यानी कितने हाइड्रोजन होंगे 2। और क्लोरीन भी कितने 2 into 1, यहाँ पर कुछ नहीं है यानी क्लोरीन कितने 1, तो 2 into 1। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के LHS में कितने 2 और RHS में भी 2 एटम, क्लोरीन के LHS में 2 एटम और RHS में 2 एटम। तो ये हमारा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन हो जाएगा H2 प्लस Cl2। तो हमको ऐसे लिख देंगे HCl, दैट इज हाइड्रोजन का 2 एटम हो गया किस में रिएक्टेंस में, प्रोडक्ट में भी 2। क्लोरीन के LHS में रिएक्टेंस में क्लोरीन के 2 एटम है, तो RHS में कितने भी है 2। तो ये हमारा बैलेंसिंग है। इस प्रकार इक्वेशन को बैलेंसिंग किया जाता है। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन बर्न इन एयर टू फॉर्म वाटर। जब हाइड्रोजन को एयर में बर्न किया जाता है तो हमको वाटर मिलता है। तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2 और ऑक्सीजन का होता है HO2 और वाटर का होता है H2। H2O। तो एलिमेंट हमारे कौन कौन है, हमारे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और LHS में, और यहाँ लिखेंगे RHS दैट इज प्रोडक्ट। LHS में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं 2, ऑक्सीजन के कितने हैं 2, और RHS में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन को कितने एटम हैं 1। इसको बॉक्स द्वारा क्या कर देंगे हम घेर देंगे। यहाँ पर तो हाइड्रोजन के 2 एटम LHS और RHS में क्या है सेम है, बट ऑक्सीजन का LHS में 2 एटम और RHS में 1 एटम है, इसलिए क्या है अनबैलेंस है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या कर देते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में कितना हो जाएगा 2 और राइट साइड में भी कितना हो जाएगा 2। तो 1 into 2 कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो गया। बट हाइड्रोजन हमारा रिएक्टेंस LHS में कितना है 2 और RHS में 2 into 2 कितना हो गया 4। तो यहाँ पर भी तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4, तो यहाँ पर भी 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये हमारा हो गया। इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। तो यहाँ से हम लिख देंगे हेंस क्या बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या होगा 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। यानी हमारा हाइड्रोजन रिएक्टेंस में कितने हैं 4, 2 into 2 इज इक्वल टू 4, और ऑक्सीजन कितने हैं 2 यानी 2 into 1। ये हमारा कैसा इक्वेशन है बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसके अगेन हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि मीथेन बर्न, जब मीथेन को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन के साथ तो हमको क्या मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और हमको क्या मिलेगा वाटर मिलेगा H2O, CO2 और H2O। तो इसको ये तो अनबैलेंस है क्योंकि कार्बन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 4 है बट यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है बट यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 1 है। यहाँ पर लिख लेते हैं एलिमेंट हमारा है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ एटम, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम कार्बन का कितना है 1, हाइड्रोजन का कितना है 4 और ऑक्सीजन का कितना है 2। अब राइट साइड अब प्रोडक्ट में हम देखेंगे RHS में कार्बन के कितने एटम है 1, ऑक्सीजन के कितने एटम है 2, हाइड्रोजन के 2 और 1 3,
हाइड्रोजन के कितने एटम है, ऑक्सीजन के हाइड्रोजन का हमारा हो जाएगा 2 एटम है, और ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 और 1 3, 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर, तो कितने एटम हो गए 3। तो ये देखिए, तो ये तो सेम है, कार्बन का एटम सेम है, बट हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर 2 है, और ऑक्सीजन भी 2 है, और यहाँ पर 3 है, तो ये अनबैलेंस है। इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा, सबसे पहले बॉक्स बना लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ 2 डाल दीजिए, तो हाइड्रोजन में कितना हो गया 4, बट ऑक्सीजन में हमारा कितना है 2 और 2 4, बट ऑक्सीजन तो हमारा 3 है, यहाँ पर 2 है, तो अब तो ऑक्सीजन हमारा यहाँ हो गया 2 और 2 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2, यानी हमारा कार्बन कितना हो जाएगा, रिएक्टेंस में कार्बन का नंबर ऑफ एटम कितना है 1, यहाँ पर भी 1, हाइड्रोजन का 4 है, 2 इंटू 2 4 हो गया, ऑक्सीजन का एटम 2 इंटू 2 4 है, हाइड्रोजन का 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर 4, तो इसलिए लिख देंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन CH मीथेन प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2, तो ये हमारा क्या हो गया, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। इसके अगेन हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए कि जैसे हाइड्रोजन को बर्न किए हम ऑक्सीजन के, तो हमको मिला H2, तो इसको बैलेंस करने लगे हम यहाँ पर 2 लगाया, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी यहाँ, तो इसको बैलेंस कर दिए। तो केमिकल इक्वेशन को सिर्फ बैलेंस कर देना है ही सबसे बड़ी बात नहीं है, सिर्फ बैलेंस करने पर हमको क्या से पता चला कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट का मास जो होता है इक्वल होता है, यानी बैलेंस करने से हमको यही इंफॉर्मेशन मिला है। और केमिकल रिएक्शन को, इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए, दैट इज कि केमिकल इक्वेशन को और क्या बनाइए, मोर इंफॉर्मेटिव। तो सबसे पहले पहला क्या होता है हमारा कि फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट बताइए। तो सॉलिड, जब जो भी सब्सटेंस सॉलिड रहेगा उसके आगे हम क्या डाल देंगे, सॉलिड, यानी ये सब्सटेंस कैसा है, सॉलिड है। अच्छा, H2SO4 और एक्वा सॉल्यूशन है, तो इसके आगे AQ डाल देंगे, और दैट इज अगर सॉलिड रहेगा तो उसका आगे AQ, और ZnSO4 AQ है, H2SO4 AQ है, हाइड्रोजन क्या है हमारा, गैस है, तो यहाँ पर गैस डाल देंगे, और Zn हमारा क्या है, यहाँ पर सॉलिड है और गैस है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा गैस है, तो यहाँ पर G डाल देंगे। तो इससे हमको क्या मिल रहा है, इससे हमको जानकारी मिल रहा है कि जो केमिकल इक्वेशन है इसके एलिमेंट किस मतलब इसका स्टेट कैसे है, यानी जो जिंक है हमारा सॉलिड है, H2SO4 क्या है हमारा एक्वा सॉल्यूशन है, ZnSO4 हमारा एक्वा सॉल्यूशन है, हाइड्रोजन क्या है हमारा गैस के रूप में है। और सेकेंड हमारा होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द क्या एसिड इन द इफ है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड, हमारा दूसरा क्या होता है इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड, जो हमारा देखिए इफ एसिड इज प्रेजेंट एज वन ऑफ द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स में कोई भी एक एसिड, जैसे H2SO4 क्या है, एसिड है, तो ये कैसा एसिड है, डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट रहेगा तो DIL, यानी इसके जस्ट पीछे DIL लगा देंगे, यानी ये डाइल्यूट एसिड है। अगर कंसंट्रेटेड एसिड रहेगा तो उसके जस्ट पीछे क्या लगा देंगे, CON, कंसंट्रेटेड एसिड है, तो इससे हमको कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड का पता चला। और थर्ड नंबर में हम हीट चेंजेस, यानी जो हमारा रिएक्शन हुआ उसमें हीट चेंज हो रहा है, यानी हीट क्या हो रहा है हमारा, राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है। तो जब राइज होता है तो एक्सोथर्मिक और फॉल होता है तो इंडोथर्मिक। यहाँ हमने एग्जांपल लिया है किसका, एक्सोथर्मिक का। जब कार्बन हमारा क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है हमारा गैस है, तो इससे हमको स्टेट पता चल गया, CO2 क्या है, गैस है। तो इस इक्वेशन में हमारा क्या हो रहा है, हीट क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। तो ऐसे इक्वेशन को एक्सोथर्मिक इक्वेशन कहते हैं, और इससे हमको पता चल रहा है कि ये एक्सोथर्मिक है, इसलिए हीट क्या हो रहा है, बाहर हमारा क्या हो रहा है, इवोल्यूट हो रहा है।
और सेकेंड नंबर हमने लिया है इंडोथर्मिक का एग्जाम्पल। ये जो नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में बर्न किया जाता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलता है। तो नाइट्रोजन हमारा गैस है, ऑक्सीजन हमारा क्या है, गैस है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी हमारा क्या है, गैस है। तो इस इक्वेशन में हमारा हीट क्या होता है, ऑब्जॉर्ब होता है, इसलिए इसको इंडोथर्मिक के केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन में हमारा हीट क्या हो रहा है, ऑब्जॉर्ब हो रहा है, इसलिए ये कैसा इक्वेशन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। और कंडीशन अंडरटेक द केमिकल इक्वेशन, यानी जो हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वो उसके लिए जो हमारा टेम्परेचर है सुटेबल है कि नहीं, जो प्रेशर है वो भी सुटेबल है कि नहीं, और कैटालाइट, और से ये है कैटालाइट। कैटालाइट होता है एक, इसको हिंदी में उत्प्रेरक कहते हैं। कैटालाइट एक सबस्टांस होता है जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको क्या कर देता है, उसको स्पीड दे देता है, उत्प्रेरक करने का काम करता है। जैसे आप देखिए ना, आग में आप घी डालिएगा ना तो वो क्या होता है, और जलने लगता है। तो कैटालाइट जो होता है वो भी स्पीड यानी उत्प्रेरक का काम करता है, नहीं स्पीड, केमिकल रिएक्शन को क्या देता है, स्पीड देता है। जैसे नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमको अमोनिया मिलता है। तो ये रिएक्शन कब सुटेबल है, जब हमारा क्या हो, टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस क्या हो, टेम्परेचर हो, और एटमोस्फेयर में प्रेशर कितना हो, 200, और कैटालाइट के रूप में कौन यहाँ पर मौजूद है, Fe, यानी जो कैटालाइट होता है उसको नीचे लिखते हैं। और इसके अगेन हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।